हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम चैप्टर सेकंड जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो इसका हम पांचवा और आखिरी पार्ट देख रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, हम आगे चैप्टर में मूव करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, हम इस चैप्टर में जो देखेंगे वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जो कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। जो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को और उसका रिलेशन क्या है फंडामेंटल राइट्स के साथ। फंडामेंटल राइट्स जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में देखा है डिटेल में, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक। तो उसके साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या रिलेशन है। और लास्ट हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को, ये आपका 51A आर्टिकल में है, इसको भी हम देखेंगे। तो इस ये रिलेशनशिप जो है ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है एक वीडियो लेक्चर में अलग से, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। उसमें जो कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट है, कैसे ये इवॉल्व हुआ, तो डिटेल में उसको कवर किया है, उसको आप जरूर देखें। अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है क्या। तो ये जो बेसिकली आर्टिकल 36 से 51 जो है आपका पार्ट 4 में, पार्ट 3 में क्या था भाई, पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स था। तो पार्ट 4 में जो है उसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रखा गया है आर्टिकल 36 से 51 तक में। तो ये बेसिकली जो है रिजेंबल करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। ये आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उससे ये काफी कुछ रिजेंबल करता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब एक इंस्ट्रक्शन स्टेट को या जुडिशियल ये सॉरी गवर्नमेंट को कि भाई आपको क्या क्या इन फ्यूचर करना है वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर सोसाइटी के लिए। तो जैसा कि हमने देखा था पहले चैप्टर में कि बहुत सारे हमारे जो ये फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो बोरो किए हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसको भी हमने जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि आयरलैंड ने भी इससे जो है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो मोटा मोटी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड से हमने लिया इसको और मॉडिफाई किया हमारे हिसाब से। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये नॉन जस्टिसिएबल है, जिस तरह का फंडामेंटल राइट जो था जस्टिसिएबल था, ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये डिफरेंसेज आप नोट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल था, ये नॉन जस्टिसेबल है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आइडियल्स है, एक आइडिया दिया गया, एक विजन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने, कि भाई आपको क्या क्या जो आगे की सरकारें आएंगी, आगे की गवर्नमेंट आएंगी, उन्हें क्या क्या फॉलो करना है और क्या क्या लेके आना है इस देश में। तो इसीलिए नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। दो जो फ्रेम जिन्होंने फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमने देखा चैप्टर 1 में, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे मोरल फोर्स ही काफी है, हमें जुडिशियल फोर्स की जरूरत नहीं है, लीगल फोर्स की जरूरत नहीं है। मोरल फोर्स का मतलब क्या है कि जो जो लोग होंगे आगे सिटीजन होंगे वो खुद ही देखेंगे कि भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस सरकार ने, किस गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। अगर किसी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है या वो इसके ऊपर कुछ कानून नहीं लेके आ रही है, तो वो उस सरकार को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करेगी और उसको एक तरह से देखेगी कि वो वेलफेयर स्टेट नहीं चाहता है। तो ऑटोमेटिकली जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट बनाएगी, उन पे ऊपर एक मोरल प्रेशर रहेगा कि भाई इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वो कैसे अमल में लेके आए, उसके ऊपर कैसे कानून बनाए। तो ये है मोरल फोर्स। Besides, they expected that the people would also hold the government responsible for implementing this directive। तो लोग खुद ब खुद जैसे जागरूक होंगे, जानेंगे इस चीजों के बारे में, तो वो खुद ही मोरल एक प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, पार्टी के ऊपर, कि भाई आप इन प्रिंसिपल्स को पे कानून बनाए, इसको जो है अमल में लेके आए। तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो क्या क्या है इसमें ये मैंने टेबलाइज किया है इसमें। आर्टिकल 36 से जैसे हमने देखा 36 से 51 तक के आर्टिकल में इसके बारे में रखा गया है। तो पहला स्टेट का डिफिनेशन दिया 36 में, और उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इसका, और स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, और सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। उसके बाद आपका आता है ये बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड दिया जाएगा आपको। ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ये भी आप देखेंगे तो नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके थ्रू आप देखेंगे बहुत सारे जो फ्री लीगल एड, लोक अदालत किया गया। तो उसमें क्या था, फ्री लीगल एड जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कानूनी खर्चा, तो उसके लिए फ्रीली उसको है ना वकीलों की सहायता उनको मिले ताकि वो अपना केस लड़ सके लोकल जुडिशरी में। विलेज पंचायत ऑलरेडी जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। राइट टू वर्क जो है आपका, ये आप कर सकते हैं मनरेगा में, इसी तरह से है।
एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, आरटी है, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेज, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ये बहुत जगह इंप्लीमेंट किया गया है कि भाई वर्किंग आवर जो है आपका 8 घंटे का वर्किंग आवर होगा, ये टाइमिंग होगी, आपको लंच ब्रेक देना है, इसमें 5 दिन का 6 दिन का टाइम वर्क होगा, एक दिन आपको लीव देना है उसमें। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी बहुत कुछ इंप्लीमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। मैटरनिटी रिलीव आप ऑलरेडी जानते हैं कि 26 हफ्ते का मैटरनिटी रिलीव कंपलसरी है। लिविंग वेजेज, इसका मिनिमम वेजेज एक्ट जो है आप देखेंगे, मिनिमम वेजेज एक्ट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट किया कि भाई इससे कम आप पैसा नहीं दे सकते हैं, अगर काम करवाना तो इतना पैसा तो आपको देना पड़ेगा मजदूरी का। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो ये आपने देखा होगा बहुत जगह पे ट्रेड यूनियंस बनाया गया। उसके अलावा जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो है उस पर होते हैं बेसिकली मैनेजमेंट में। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी गवर्नमेंट ने बहुत जगह इंप्लीमेंटेड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सभी रिलीजन के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए एक कॉमन कोड हो, जिसमें मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, बाकी सारी की चीज़ के लिए, अडॉप्शन के लिए कॉमन कोड होना चाहिए, कॉमन रूल्स होना चाहिए। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये आप देख सकते हैं आईसीडीएस स्कीम है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट आंगनवाड़ी संस्थान जो है, इसमें गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये ऑलरेडी हमने देखा, राइट टू एजुकेशन के थ्रू इंप्लीमेंट हुआ है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये हम देखते हैं बहुत जगह जो है एडमिशन में रिजर्वेशन है, जैसे कि आपका जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद बहुत जगह स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन के लिए, हाई एजुकेशन के लिए। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए आप देख सकते हैं, न्यूट्रिशन को लेकर बहुत सारी स्कीम्स है, मिड डे मील स्कीम भी जैसे एक तरह से है, न्यूट्रिशनल्स है। तो ये सब गवर्नमेंट स्कीम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट तैयार करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट है या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है आपका। तो ये सारा कुछ इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि इंडस्ट्री जो आ रही है वो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको लेकर काफ़ी कानून बने हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट है, बहुत सारे राइट्स इन एक्ट बनाए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज, ये जो आर्काइव्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, इसको इम्प्लीमेंट करने के सीआरपीसी और आईपीसी बनाया गया कि भाई प्रोसीजरल रहेगा, तो उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में पावर सेपरेशन होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो बहुत सारे जो डीपीएसपी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इन सालों में इंडिपेंडेंस के बाद इम्प्लीमेंट किए हैं, और कुछ कुछ जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कुछ पे कानून बने हैं, कुछ पे कानून नहीं बने हैं। तो ये बेसिकली मोरल फोर्स ही था गवर्नमेंट के ऊपर सिटीजन्स का कि भाई आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए इस पर जुडिशियल कुछ इंटरवेंशन नहीं है जुडिशरी का कि भाई इसको आपको जुडिशियल तरीके से इम्प्लीमेंट करना है या वायलेशन होगा कुछ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई डीपीएसपी का, क्या किस लिए लाया गया मीन, तो डीपीएसपी आइडियल्स विच आर मीन टू बी कीप्ट इन माइंड बाय द स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे है आप कह सकते हैं गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है। व्हेन इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसी इन एक्ट लॉ, तो कोई भी कानून अगर सरकार लेके आती है नई कानून, तो उसको एक तरह से एक आइडिया मिले कि भाई ये चीज हमें रखना है, ये चीज को ध्यान में रखकर हमें कानून बनाना है। इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब कि किसी के पास कंसंट्रेशन वेल्थ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी पर कम नहीं होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी मतलब कि एक तरह से सभी के पास जो लिबर्टीज होनी चाहिए, फ्रीडम है, उस तरह से सभी डेवलपमेंट कर सके, अपॉर्चुनिटी हो सभी के पास। तो ये चीज़ें ये डीपीएसपी के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कंट्री में। एक वेलफेयर स्टेट जो है बनाने का ऑब्जेक्टिव है डीपीएसपी का कि पीपल एंजॉय सम इनएलिनेबल राइट्स दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट वायलेट। तो ये जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है ये डीपीएसपी हमें देता है। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करें अगर हम, तो टाइम टू टाइम जैसे मैंने कहा अभी पिछले वीडियो लेक्चर में कि ये सारा हमने जो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे डीपीएसपी को किया है ऑलरेडी टाइम टू टाइम। पास सेवरल जैसे जमींदारी एबोलिशन बिल हुआ, ये पास किया। लैंड रिफॉर्म्स जो है आपका, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये ताकि है ना बैकवर्ड रीजन का डेवलपमेंट हो सके, सभी के पास फाइनेंशियल लिटरेसी हो सके। इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉ किस लिए कि भाई जो वर्किंग आवर है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क है, वो स्टेब्लिश हो सके। फिक्स्ड मिनिमम वेजेज जो हमने देखा अभी, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये विलेज डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारा कुछ रिजर्वेशन का प्रोविजन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। राइट टू एजुकेशन है, फॉर्मुलेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd अमेंडमेंट। राइट टू वर्क, पार्शियल राइट टू वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो हमने देखा, मनरेगा जो है आपका। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे डीपीएसपी को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, और बहुत सारे पे उसको और इम्प्रूव करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है।
नेक्स्ट आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये बाद में अमेंडमेंट करके रख इंसर्ट किया गया था, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। जो 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये नहीं था। तो आर्टिकल पार्ट 4A में इसको रखा गया है। आर्टिकल 51 है, एक सिंगल आर्टिकल है जिसमें कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये जो है ये हमने यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय, जो सोवियत यूनियन का, उससे हमने इंस्पिरेशन लेकर लिया था इसको। तो 42nd और 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया और इसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, जो कि राइट टू एजुकेशन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है उस समय स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी शुरू में गवर्नमेंट ने, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक इंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिपेंडेंट ऑन और कंडीशनल अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो ऐसा नहीं कि ड्यूटी अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको राइट्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ देशों में ऐसा है और बहुत सारे देशों में ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ड्यूटीज फुलफिल करना आपके लिए जरूरी। बट सर जुडिशरी और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको कोशिश करती है कि लोग जो है जो अपने ड्यूटीज को समझे और उसको फॉलो करे। और जुडिशरी बहुत बार इस चीज को देखती है कि आपने अगर ड्यूटी फॉलो नहीं किया तो उस पर कमेंट अपना जो है विचार देती है। इन दिस सेंस इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो इसका कोई इस तरह से रिलेशन नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी डिटेल में एक लेक्चर है, हमारा नया वीडियो लेक्चर है, उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ड्यूटीज के बारे में 10-11 जो ड्यूटीज है उसको हमने समझाया है उसको ठीक से। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये दोनों बेसिकली कंप्लीमेंट्री है, ऐसा नहीं कि ना एक दूसरे से अलग है, कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। फंडामेंटल राइट जैसा कि हमने देखा है कि रिस्ट्रेन करता है गवर्नमेंट को कि भाई आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो एक तरह से गवर्नमेंट को इनेबल करता है, गवर्नमेंट को प्रमोट फोर्स करता है कि भाई आप जो है कुछ चीज़ें को कीजिए, कुछ चीज़ें को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि वेलफेयर स्टेट के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स आर मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के राइट जैसे हमने देखा इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करता है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो पूरी सोसाइटी को एक फ्रेम में रख कर, विजन में रख करके इसको लाया गया है कि पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या क्या करना जरूरी है। सोसाइटी को आप यहाँ पे स्टेट भी ले सकते हैं कि पूरे देश के लिए वेलफेयर के लिए क्या जरूरत है। तो बहुत बार कन्फ्लिक्ट भी होता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, गवर्नमेंट जुडिशरी को में इसमें लेकर के। तो क्योंकि डीपीएसपी जैसे कि इन्फोर्सेबल नहीं है डायरेक्टिव स्टेट को, लेकिन जैसा हमने देखा शुरू में कि मोरल फोर्स एक तरह से, तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि जो अगले साल जब हम वोटिंग में जाए, इलेक्शन में जाए, तो हम लोगों को कह सके कि हमने भाई ये वेलफेयर का काम किया है, आप हमें वोट दें। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट्स बहुत बार वायलेट होता हुआ दिखता है, कन्फ्लिक्ट उसमें होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया आपका एनसीईआरटी में राइट टू प्रॉपर्टी का। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले फंडामेंटल राइट्स था आपका आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब वो राइट नहीं है, अब वो ना एक ऑर्डिनरी राइट रह गया है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो क्या हुआ था पहले इसमें जो इसका हिस्ट्री अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने पहले जमींदारी को अबोलिश करना चाहती थी, लैंड रिफॉर्म लाना चाहती थी, लेकिन इसमें जो आड़े आ रहा था आपका जो कंस्ट्रेंट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी का, कि अगर आप किसी का जमीन छीनते हैं, जमींदार जो थे उस समय बहुत बड़े जमीन को लेके मालिक थे, सिंगल पर्सन के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई हम जो है जमीन को जो है बहुत सारे जो लैंडलेस वर्कर हैं उनको ये जमीन का हम कुछ पार्ट दें, हिस्सा दें, सभी के पास जो एक जमीन का लिमिटेशन हो। तो इसमें ये जो है डीपीएससीपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है कन्फ्लिक्ट में आ रहा था। तो दीज मेजर्स वे अपोज ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा था, ये जुडिशरी में बहुत बार केस हुआ, बहुत सारे केसेज हुए। तो इसको अगर हम आप देख सकते हैं कि वीडियो लेक्चर में बहुत सारे केसेज जो हमने डिस्कस किए उसमें। तो हाउएवर कीपिंग इन माइंड सोसाइटल नीड्स, नीड क्या था भाई, उसमें बहुत सारे जो एग्रीकल्चर था हमारा बहुत खराब स्थिति में था, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर वर्कर थे उनके पास ज़मीन नहीं थी, किसी के दूसरे के ज़मीन में वो एज ए लैंडलेस वर्कर काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिस पे उनका खर्चा नहीं होता था, रूरल डेवलपमेंट भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि जो जमींदार की जो ज़मीन है बड़ी, उसको ज़मीन को हम हिस्सा करेंगे, ज़मीन का लिमिटेशन होगा, इससे ऊपर का इससे ज़्यादा बड़ी ज़मीन आप रख नहीं सकते किसी एक पर्सन के अंदर में, और बाकी ज़मीन को हम जो लैंडलेस वर्कर है, जो टेनेंट है, उनके अंदर में बांट देंगे ताकि उनको भी जमीन का टुकड़ा मिल सके और वो उस पर खेती अपने से कर सके और वो अपना
जो लिवलीहुड अपना इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पे सोसाइटी नीड जो थी वो ज़्यादा थी इंडिविजुअल नीड्स के। इंडिविजुअल कौन थे? ये जमींदार या जिनकी जो ज़मीनें थी। तो गवर्नमेंट ने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इफेक्ट टू इतना, इसको जमींदारी एक्ट जो है, लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है, इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन लेके आई। तो 1973 में फाइनली जो है कोर्ट में बहुत सारे केसेज हुए इसको लेकर के। फाइनली 1973 में केशवानंद भारती केस आपने सुना होगा, केशवानंद भारती केस। इसमें कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी या कोई भी पार्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा। उसके अलावा बाकी सभी पार्ट्स को आप जो है चेंज कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ये भी कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। मतलब पूरी फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बल्कि कुछ राइट्स जो है वो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, कुछ जो है नॉर्मल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट नहीं है उसको गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है। देयरफॉर पार्लियामेंट हैड पावर टू एब्लिश द राइट्स बाय अमेंडमेंट। अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट है, ऑर्डिनरी राइट है अंडर आर्टिकल 300A में। तो मतलब कानूनी जरिए से आपकी राइट, आपकी लैंड को लिया जा सकता है। जैसे कि आप लैंड रिफॉर्म, आप जो लैंड लॉज देखते होंगे, स्टेट का जमीन लेती है सरकार कुछ पैसे दे करके, प्राइस दे करके, तो वो जो है इसके अंतर्गत कि कानूनी तरीके से आप जो इंडिविजुअल की जमीन ले सकती है सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी डेवलपमेंट के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन के जैसे मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि डीपीएससी बहुत सारा इंप्लीमेंट हुआ है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था आर्टिकल 38 में, कंसल्टेशन ऑफ वेल्थ इसके लिए, मिनिमम वेजेज हुआ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हुआ, पंचायत की राज, क्रिमिनल प्रोसीजर, ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, और फिर 21A फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन। तो ये सब आप जब आंसर लिखे तो इसको आप दे सकते हैं पॉइंट में कि भाई क्या क्या डीपीएसपी ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है सरकार ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जस्टिसेबल नहीं है। अब प्रेजेंट पोजीशन की मैं बात करूं अगर, तो अभी 39B और 39C जो डीपीएसपी का है, ये इसको सरकार प्रेसिडेंस दे सकती है आर्टिकल 14 और 19 जो फंडामेंटल राइट्स है। बाकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर हम कहें तो एक तरह से फंडामेंटल राइट्स के बाद ही आते हैं, लेकिन ये दो आर्टिकल जो है ये फंडामेंटल राइट्स के पहले आता है, जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे। मोस्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन यूज्ड टू ब्रॉडन एंड गिव डेप्थ टू दी सम फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है जुडिशरी ने बहुत बार, जो अपना जुडिशरी इंटरप्रेट करती है जब कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसने बहुत बार बहुत सारे जजमेंट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यूज किया है फंडामेंटल राइट्स के को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, इस तरह से और ज़्यादा उसमें उसको फीचर देने के लिए। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 जो हमने देखा था लास्ट पिछले लेक्चर में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका मतलब, राइट टू लाइफ का मतलब ये भी होता है राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर एंड एनवायरमेंट्स। ये अब क्या है भाई? ये डीपीएसपी है, क्लीन इन्वायरमेंट। ये हम अगर आपको भूल गए होंगे तो ये देख लीजिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए इन्वायरमेंट 48A। तो ये डीपीएसपी को गवर्नमेंट ने जुडिशरी यूज करती है कि भाई बताने के लिए। राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A में, इस टू बी अंडरस्टूड विद द डिफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन आर्टिकल 41, 45 जो हमने देखा। राइट टू हेल्थ भी एक तरह से रिकॉग्नाइज, राइट टू हेल्थ जो है राइट आर्टिकल 21 में एक तरह से राइट टू लाइफ मतलब राइट टू हेल्थ भी है, और राइट टू हेल्थ मतलब राइट टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स भी, जो वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनका हेल्थ भी जरूरी है। तो एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक बेस है, कंप्लीमेंट्री है फंडामेंटल राइट्स के लिए, कि वो कैसे आप फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको समझना है सही तरीके से, ब्रॉड तरीके से, तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी साथ में उसको पढ़े, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर 2 जो आप कंप्लीट हो गया है, और चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, तो आगे के चैप्टर्स भी हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं करे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक